देव, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। इस लड़के ने जो पुस्तिका मुझे दी थी वह नकली थी। मुझे पता नहीं चला और मैंने तुम्हें दे दी। असली पुस्तिका निश्चित रूप से अभी भी उसके पास है। आओ, हम मिलकर इसे मार डालें। पुस्तिका तुम्हारी हो जाएगी। देवेंद्र ने जल्दी से कहा। देव ने ठठाकर हंसा। देवेंद्र, तुम्हारी योजना सच में बहुत अच्छी है। तुम मुझे उत्कर्ष का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर असली पुस्तिका लेकर भाग जाना चाहते हो। यह पहली श्रेणी की पुस्तिका है। उत्कर्ष, तुम्हें विश्वास नहीं है कि देवेंद्र वाकई इसे तुम्हें देगा, है ना? चुप रहो, हरामजादे। बकवास मत करो और मेरे तथा देव के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। देवेंद्र ने गरजा। मुझे भी अजीब लगता है। तुम और उत्कर्ष स्पष्ट रूप से अच्छे मित्र हो, लेकिन तुमने पुस्तिका के लिए अपने मित्र को धोखा दिया। निश्चित रूप से लाभ के सामने सारी मित्रता व्यर्थ है। देव ने आह भरी। देवेंद्र का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से उत्कर्ष की ओर देखा और कहा, देव, इसकी बात पर विश्वास मत करो। यह हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। पुस्तिका वाकई इसके पास है। उत्कर्ष ने थोड़ी भौं चढ़ाई। उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ। एक पल के लिए उसे पता नहीं था कि किस पर विश्वास करे या पुस्तिका वाकई किसके पास है। ठीक उसी समय उत्कर्ष की अंगूठी से प्रकाश की एक धारा निकली और फिर एक छाया जैसी आकृति में बदल गई। यह आकृति प्रकट होते ही कई 10 फीट की दूरी में एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव फैल गया और हवा जम सी गई। देवेंद्र, देव और बाकियों के चेहरे तुरंत बदल गए। विश्वकर्मा ने उत्कर्ष की ओर देखा और कहा, जो बड़ा काम करते हैं उन्हें निर्णायक होना चाहिए। इतनी हिचकिचाहट से बड़े काम कैसे होंगे? चूंकि हमें पता नहीं कि असली पुस्तिका किसके पास है, बस सभी को मार डालो। ठंडी आवाज गूंजी, जिससे देवेंद्र, देव और बाकी सभी अनजाने में कांप उठे। यह सुनकर उत्कर्ष ने झुककर विनम्रता से कहा, अध्यक्ष सही कह रहे हैं। अध्यक्ष! देवेंद्र ने उस छाया जैसी आकृति को घूर कर देखा, हैरानी से चिल्लाया, तुम विश्वकर्मा हो, राजकीय अकादमी के अध्यक्ष? अध्यक्ष को नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे हुई देवेंद्र? क्या मरना चाहते हो? उत्कर्ष ने गरजा। देवेंद्र का चेहरा बहुत बदल गया। उसे अचानक समझ आया कि उत्कर्ष बिना चोट के कैसे बच निकला। विश्वकर्मा जैसे अतुलनीय विशेषज्ञ उसके साथ थे तो पुस्तिका लेने वाले शायद पहले ही मिटा दिए गए होंगे। विश्वकर्मा की आंखों में ठंडी हत्या की भावना महसूस करके देवेंद्र कांप उठा और जल्दी झुककर बोला, वरिष्ठ, पुस्तिका वाकई मेरे पास नहीं है। वह उस लड़के के पास है। कृपया मुझे मत मारो। कृपया मुझे मत मारो। देवेंद्र के पीछे काले कपड़ों वाले 2 आदमी भी कांप रहे थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे चींटियों जैसे थे। उनकी जान पूरी तरह उसके हाथ में थी। दूसरी तरफ देव का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसने जल्दी कहा, वरिष्ठ, पुस्तिका देवेंद्र के पास है। वह आपको झूठ बोल रहा है। इस स्थिति में देव को मरना ही था, चाहे वह सच बोल रहा हो या नहीं। चूंकि ऐसा है तो कुछ और को साथ ले जाए। चूंकि देवेंद्र उसे मारना चाहता है तो साथ मरे। मैं तुम दोनों में से किसी पर विश्वास नहीं करता, बस तुम दोनों को मार दूंगा। इतना कहते ही विश्वकर्मा ने हाथ थोड़ा हिलाया और एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बल तुरंत जगह से निकला। सीधे देवेंद्र, बाकी 2 और देव को घेर लिया। देव ने कितना भी संघर्ष किया, उसे लगा कि वह इस बल का बिल्कुल विरोध नहीं कर सकता। विरोध नहीं कर सकता, बल्कि 1 इंच भी हिल नहीं सकता। अत्यधिक शक्ति के सामने देव को पहले कभी न महसूस की गई कमजोरी और निराशा का एहसास हुआ। एक तरफ देवेंद्र और बाकी भी निराशा से देख रहे थे। देवेंद्र बार बार चिल्लाया, वरिष्ठ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कलाई घुमाते हुए विश्वकर्मा ने शक्तिशाली बल छोड़ा, जो मुड़ने और विकृत होने लगा। देव और बाकियों को चूर चूर करने की कोशिश में। एक पल में देव को मृत्यु की सांस महसूस हुई, जैसे मृत्यु ने उसका गला पकड़ लिया हो और थोड़े से बल से वह इस दुनिया से गायब हो जाएगा। आ देव ने मन में आह भरी। उसके पास अब भी इतनी चीजें और इतने लक्ष्य थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में यहां मर जाएगा। गॉडफादर, क्षमा करो, मैं लिन परिवार को पुनर्जीवित करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अंकल बाई, क्षमा करो, मैं तुम्हारी प्रोजबा पूरी नहीं कर सकता।
श्री शरत चंद्र, अध्यक्ष, क्षमा करो, मैं अब अग्नि अकादमी को सम्मान नहीं दिला सकता। वरिष्ठ भाई मोहित, क्षमा करो, तुम्हारी मुसीबत मेरी गलती से हुई। एक पल में देव के मन में कई विचार दौड़े और गुजर गए। उसे पता था कि उसकी जान जाने वाली है, लेकिन वह सच में स्वीकार नहीं करना चाहता था। कलाई घुमाते हुए विश्वकर्मा ने शक्तिशाली बल छोड़ा, जिसने देव के शरीर को मुड़ाया। उसे लगा जैसे वह टूटने वाला है। निराशा और दबाव की भावना उसके अंदर उमड़ आई। ठीक उसी समय देव की भौहों के बीच अचानक सफेद प्रकाश प्रकट हुआ। सफेद प्रकाश चमका और उससे एक अदृश्य बल निकला, जो तुरंत देव पर लगे बल को चूर चूर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कई 10 फीट की दूरी में आत्मिक दबाव भी तुरंत गायब हो गया। धड़ाम! विश्वकर्मा कई 10 फीट पीछे हटा, फिर पैर जमाया, शक्तिशाली बल छोड़ा, जिसने कई 10 फीट की दूरी में जमीन को तुरंत चटका दिया। यह दिखाता है कि अभी उस पर लगा बल कितना भयानक था। विश्वकर्मा के मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकली। वह देव को घूरकर देख रहा था, चेहरे पर अविश्वास और गहरी चिंता। जो बल उसने अभी देखा, वह सच में आश्चर्यजनक था। शून्य आत्मा क्षेत्र में भी वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। अगर समय पर पीछे न हटता तो शायद गंभीर चोट लगती। दूसरी तरफ उत्कर्ष और बाकी इतने हैरान थे कि उनकी जबड़े लगभग गिर गए। वे मूढ़ होकर खड़े थे, कुछ समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या हुआ। राजकीय अकादमी के अध्यक्ष, शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ, पूरे तारा साम्राज्य के अतुलनीय गुरु एक अज्ञात बल से पीछे धकेल दिए गए। यह ठीक क्या हो रहा है? उत्कर्ष ने दांत पीसते हुए देव को घूरा। जब उसने देव की भौहों के बीच सफेद प्रकाश चमकते देखा तो भौहें चढ़ाईं। क्या यह उस सफेद प्रकाश से संबंधित है? लड़के, तुम ठीक कौन हो? विश्वकर्मा ने देव को गहराई से देखा, आंखों में गहन भय। इस पल देव भी पूरी तरह हैरान था। उसने सोचा था कि वह मरने वाला है, लेकिन अचानक यह अजीब दृश्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विश्वकर्मा अचानक पीछे क्यों धकेल दिया गया। अचानक देव को कुछ याद आया और उसने मन में आवाज भेजी, अंकल बाई, क्या यह तुम हो? उपस्थित लोगों में सिर्फ दिग्विजय ही विश्वकर्मा का विरोध कर सकता था, जो शून्य आत्मा क्षेत्र में था। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, हां, मैंने अभी यह शक्ति का एक टुकड़ा प्राप्त किया था। इसे मिलाने में थोड़ा समय लगा। अब मेरी आत्मा शक्ति कुछ बढ़ गई है और मैं बाहर वालों पर हमला कर सकता हूं। यह सुनकर देव पहले चौंका, फिर चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने पहले सोचा था कि दिग्विजय सिर्फ उसके चेतना सागर में रह सकता है, लेकिन अवशेष आत्मा का टुकड़ा मिलने के बाद वह सीधे बाहर हमला कर सकता है। ऐसा सोचकर क्या चिंता करनी है? अंकल बाई प्राचीन और शक्तिशाली हैं, 3 क्षेत्रों में अजेय। उनके सामने विश्वकर्मा कचरा है, चींटी। यह सोचकर देव की चिंता और बेचैनी गायब हो गई। चेहरे पर मुस्कान आई और उसने विश्वकर्मा को इशारा किया, घमंड से कहा, बूढ़े, अगर हिम्मत है तो यहां आओ। पहले देव विश्वकर्मा के हाथों लगभग मर चुका था। अब जब वह खुद को बचा सकता है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा दिखावा करना चाहता है और बूढ़े को गुस्सा दिलाना चाहता है। यह सुनकर विश्वकर्मा की आंखें फड़कीं। वह देव को घूर कर देख रहा था, मुट्ठी धीरे कसी। लड़के, ज्यादा घमंड मत करो। देव हंसा, मैं घमंडी हूं, आओ मारो मुझे, आओ मारो मुझे। यह देखकर उत्कर्ष का चेहरा कड़ा पड़ गया। राजकीय अकादमी के गरिमामय अध्यक्ष को एक साधारण लड़के ने चुनौती दी और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा। यह दृश्य सच में अजीब था। विश्वकर्मा की पुतलियां थोड़ी सी कुढ़ीं, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि देव से अभी निकला बल इतना मजबूत था कि उसे खुद पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जब विश्वकर्मा ने देव की भौहों के बीच सफेद प्रकाश का टुकड़ा चमकते देखा तो चेहरा थोड़ा बदला। क्या देव के पास कोई उच्च स्तर की आत्मिक खजाना है और वह बल उसी से आया हो? यह सोचकर विश्वकर्मा की आंखों में जलती इच्छा चमकी। ऐसे बल छोड़ने वाली आत्मिक खजाना कम से कम उच्चतम स्तर की होगी और पूरे तारा साम्राज्य में एक भी नहीं है। इसे हर हाल में प्राप्त करना चाहिए। लड़के, ज्यादा मत उड़ो। यद्यपि मैं अब बाहर हमला कर सकता हूं, लेकिन सीमाएं हैं। दिग्विजय की आवाज आई, जैसे देव पर ठंडे पानी की बाल्टी डाली गई।
देव का चेहरा कड़ा पड़ गया और भावना कुछ अजीब हो गई। अंकल बाई, पहले क्यों नहीं कहा? दिग्विजय, 2 बिंदु 2 बिंदु। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? विश्वकर्मा ने ठंडे स्वर में पूछा। अध्यक्ष को रिपोर्ट, इस व्यक्ति का नाम लिनदान है, उत्कर्ष ने जल्दी कहा। देव? विश्वकर्मा ने आंखें संकुचित कीं और अचानक कहा, तो तुम ही हो जिसने नांगोंग जिये की बांह काटी थी। लड़के, मुझे परवाह नहीं कि तुम किस पर निर्भर हो, आज तुम्हें यहां मरना तय है। देव का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। यह जरूरी नहीं। दिग्विजय के समर्थन से देव अब पूरी तरह आत्मविश्वासी था। राजकीय अकादमी का अध्यक्ष क्या, शून्य आत्मा क्षेत्र क्या, अंकल बाई के सामने सब गुजरते बादल हैं क्या? हां, विश्वकर्मा ने ठंडी हंसी ली और अगले पल अचानक हाथ मुद्रा बनाई। इस बीच राजधानी में राजकीय अकादमी के महल में हजारों मील दूर एक मध्यम आयु का आदमी भी हाथ मुद्राएं बना रहा था। अगर सावधानी से तुलना करें तो पता चलेगा कि यह मध्यम आयु का आदमी विश्वकर्मा का असली शरीर था। विश्वकर्मा के सामने पानी पर लहरों जैसी प्रकाश स्क्रीन थी और उस पर दिख रही छवि काली जेड पर्वत की थी। उच्चतम श्रेणी की आत्मिक खजाना, मुझे इसे हर हाल में प्राप्त करना है। विश्वकर्मा ने नीची चिल्लाहट की और अंतिम हाथ मुद्रा पूरी की। आत्मा विभाजन तकनीक। इतना कहते ही विश्वकर्मा का शरीर अस्पष्ट और अनिश्चित हो गया। फिर उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं निकलीं और छाया जैसी आकृतियों में इकट्ठी हुईं। हर आकृति काली जेड पर्वत पर विश्वकर्मा जैसी ही थी। अंत में मुख्य हॉल में कुल 9 क्लोन प्रकट हुए। इस पल विश्वकर्मा का चेहरा पीला था। स्पष्ट था कि इतने क्लोन बुलाने से उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। जाओ, उंगलियों से फ्लिक करके विश्वकर्मा ने अपने 9 क्लोन को महल से तेजी से गायब कर दिया, जो 9 प्रकाश की लकीरों में बदलकर जगह को चीरते हुए बिजली जैसे गायब हो गए। 1000 मील की दूरी एक पल में पुकरी गई। काली जेड पर्वत। देव का चेहरा थोड़ा बदला क्योंकि उसने शक्तिशाली आत्माएं पास आती महसूस की। ठीक तब 9 छाया जैसी आकृतियां अचानक आकाश चीरकर इस तरफ चमकीं, तुरंत विश्वकर्मा के पीछे पहुंच गईं। अब मैदान में 10 छाया जैसी आकृतियां हैं। एक तरफ खड़े उत्कर्ष हैरान दिखे। लगता है अध्यक्ष गंभीर हैं। उसने जल्दी कदम पीछे खींचे, 100 फीट दूर चला गया। मिलाओ! विश्वकर्मा ने हाथ जोड़े और बाकी 9 छाया जैसी आकृतियां तुरंत उसके पास चमकीं, फिर जल्दी इकट्ठी हो गईं। एक पल में विश्वकर्मा का शरीर बहुत ठोस हो गया। यद्यपि अभी भी कुछ अस्पष्ट था, लेकिन उसके असली शरीर की 7/10 शक्ति रखता था। अब आत्मिक खजाना निश्चित रूप से उसकी है। विश्वकर्मा ने देव को ठंडी नजर दी। लड़के, खजाना सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। स्पष्ट था कि शक्ति बढ़ने के बाद भी विश्वकर्मा देव की खजाना से सतर्क था। बिना खून बहाए जीतना सबसे अच्छा, वरना जीत भी मिले तो चोट लगेगी। एक तरफ खड़े देव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे बुदबुदाया, अंकल बाई, उसने तुम्हारे शिष्य को धमकी दी, तुम इसे संभालो। अगले पल देव की भौहों के बीच सफेद प्रकाश अचानक चमका। फिर उससे शक्तिशाली आत्मा निकली, जैसे उग्र तूफान, जहां से गुजरी जगह कांप उठी। 100 फीट दूर हटने के बावजूद उत्कर्ष और बाकियों को शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। उनके जिगर और पित्त फटने को हुए। दिल डर से कांप उठे। वे जल्दी और 100 फीट पीछे हटे, तब स्थिति सुधरी। इस बीच देवेंद्र और बाकी पहले ही दूर जाकर यह अद्भुत और अनोखी लड़ाई देख रहे थे। यह आत्मा सीधे विश्वकर्मा की ओर दौड़ी, इतनी तेज कि पलक झपकते कुछ फीट दूर पहुंच गई। विश्वकर्मा ने ठंडी फुफकार भरी, फिर वही चाल, अब मैं तुमसे नहीं डरता। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़े। हथेलियों में आत्मिक ऊर्जा लगातार संकुचित हुई। प्रकाश की धारा बनती गई जो चमकती गई जब तक सूरज, चंद्रमा और तारों जैसी चमकीली न हो गई। विश्वकर्मा ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। घनी आत्मिक ऊर्जा झरने जैसे बह निकली। जहां से गुजरी 100 फीट की हवा तुरंत किनारे दब गई, शून्य क्षेत्र बना। पूरे काली जेड पर्वत को इस शक्तिशाली हवा से तुरंत रोशनी मिली, जैसे दिन हो। ये देखकर उत्कर्ष और बाकियों ने आंखें चौड़ी कीं और पूजा की नजर दिखाई। यह सच्चा अतुलनीय विशेषज्ञ था। आत्मिक ऊर्जा की लहर निकली। जहां से गुजरी 100 फीट की जमीन इंच दर इंच चटक गई। हवा गरजी,
जैसे यह भूमि नष्ट कर देगी। एक पल में दोनों आत्माएं टकराईं। गर्जना की आवाज हुई। एक पल के लिए पूरी दुनिया कांपती लगी। कान फोड़ने वाली विस्फोट आकाश में चढ़ गया। लेकिन अगले पल विश्वकर्मा की आत्मिक ऊर्जा तूफान ढहने लगा। पहले इंच दर इंच, फिर जांग दर जांग, अंत में जांग दर जांग। पलक झपकते विश्वकर्मा की आत्मिक ऊर्जा चूर चूर होकर गायब हो गई। पूर्ण कुचलना, पूर्ण कुचलना। यह कैसे हो सकता है? दूर उत्कर्ष और बाकी हैरान थे और दिल कांप उठे। विश्वकर्मा और भी अविश्वास में आगे घूर कर देख रहा था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक आदान प्रदान में इतनी जल्दी और पूरी तरह हार गया। दयनीय। उस पल देव के मन में आवाज गूंजी। इस पल एक शक्तिशाली आत्मा, जैसे पर्वत ढहना और भूमि फटना, विश्वकर्मा की ओर दौड़ी। निराशा के पल में विश्वकर्मा ने पैर जमाया, आत्मिक ऊर्जा को सीमा तक उकसाया। फिर जल्दी हाथ मुद्राएं बनाईं। तुरंत चारों ओर से शक्तिशाली आत्माएं इकट्ठी हुईं। विश्वकर्मा को घेरकर शून्य आत्मा कवच बना। ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति से कवच सोने जैसा चमका, चट्टान जैसा ठोस, जैसे दुनिया का कोई हमला सह सके। साथ ही उग्र हवा की धाराएं विश्वकर्मा पर इकट्ठी हुईं, तेजी से घूमकर उग्र तूफान बने जो उसे बचाते। हर तूफान विनाश की आत्मा रखता, आसानी से पर्वत शिखर चूर कर सकता। चारों पर्वत तूफान की मार से इंच दर इंच ढहने लगे। ठीक तब सफेद प्रकाश वाली आत्मा पहुंची। एक पल में दोनों टकराए। अगले पल आत्मा से चमकदार सफेद प्रकाश फूटा। तुरंत उग्र लगने वाले तूफानों को नष्ट कर शून्य में बदल दिया। तुरंत बाद यह आत्मा विश्वकर्मा के युद्ध कवच से टकराई। क्लिक। एक सांस भी नहीं टिका। कवच में दरारें आईं। स्नैप। अगले पल कवच चूर होकर सोने की चमक की बूंदें बना। क्या? विश्वकर्मा भयभीत। वह बचने की कोशिश करता, लेकिन देर हो चुकी। वह सिर्फ आत्मा को खुद को घेर कर निगलने दे सकता था। धड़ाम। कान फोड़ने वाली गर्जना से हिंसक आत्मा तुरंत पूरी भूमि पर फैल गई। कई 100 फीट की दूरी में सभी पर्वत शिखर तुरंत ढहकर समतल हो गए। हिंसक झटका लहर फैली, जहां से गुजरी जमीन चटक गई। उत्कर्ष और बाकियों के चेहरे बहुत बदले। उन्होंने जल्दी ऊर्जा घुमाकर विरोध किया, लेकिन उनकी आत्मिक ऊर्जा कागज जैसी कमजोर थी और इस शक्तिशाली आत्मिक दबाव से मेल नहीं खा सकी। तुरंत गायब हो गई। नहीं! उत्कर्ष और बाकी पागलों जैसे चिल्लाए। अगले पल वे आत्मिक दबाव से सीधे नष्ट होकर इस दुनिया से गायब हो गए। शरीर और आत्मा दोनों मिट गए। एक तरफ देवेंद्र भी डर गया और घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन भागने से पहले आत्मिक दबाव ने घेर लिया और तुरंत धूल बना दिया। उसकी किस्मत उत्कर्ष और बाकियों जितनी ही दयनीय थी। इस पल राजधानी में राजकीय अकादमी के महल में विश्वकर्मा ने अचानक मुंह से खून उगला और धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके सामने की प्रकाश स्क्रीन तुरंत चूर हो गई। विश्वकर्मा पीला था, जोर से सांस ले रहा था, पूरे शरीर से कांप रहा था और अभी भी सदमे में लग रहा था। वह शक्तिपूर्ण भयानक थी। उसका क्लोन, जो उसकी 70% शक्ति रखता था, बिना विरोध की किसी संभावना के पूरी तरह हार गया। डर है कि अगर वह खुद वहां होता तो भी उस खजाना का मुकाबला नहीं कर पाता। तारा साम्राज्य में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? विश्वकर्मा ने हैरानी से चिल्लाया। इस पल सदमे के अलावा और भी डर था। इस समय काली जेड पर्वत पहले ही खंडहर हो चुका था। कई शिखर टूटे। पूरी भूमि 100 फीट नीचे धंस गई लगती। काली जेड पर्वत के 1000 मील में कई शक्तियां ने सब महसूस किया, लेकिन भूमि नष्ट करने वाली लगने वाली शक्ति के सामने आने की हिम्मत नहीं की। डर था कि एक पल में मिटा दिए जाए। पूरे तारा साम्राज्य ने भी हल्की कंपकंपी महसूस की। राजधानी में कई शक्तिशाली व्यक्ति जांच और इस शक्ति के स्रोत की खोज के लिए भेजे गए। दुनिया सच में बदल गई है। चींटियां भी मेरे अस्तित्व की जांच करने की हिम्मत करती हैं। शिष्य, हम क्या करें? दिग्विजय की आवाज मेरे कानों में गूंजी। निश्चित रूप से सभी को मार डालो, देव ने लापरवाही से कहा, हवा में मुट्ठियां लहराते हुए, चेहरे पर उत्साह की झलक। अच्छा। अगले पल देव की भौहों से सफेद तलवार, प्रकाश की एक पतली धारा अचानक निकली। यह तलवार प्रकाश की पतली धारा, साधारण लगती लेकिन अत्यधिक संकुचित, चमकदार तारा प्रकाश जैसी, एक पल में जगह चीरकर शून्य में गायब हो गई। शून्य तोड़ना, यह अब गति नहीं कहा जा सकता, सिर्फ भयानक कहा जा सकता है।
अगले पल यह तलवार प्रकाश की पतली धारा सीधे राजधानी के सामने पहुंची। धड़ाम! काले लोहे की बनी 100 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी शहर द्वार तुरंत ढह गई और तलवार प्रकाश की एक किरण ने इसे चीर दिया। इस पल 10 से ज्यादा आकृतियां राजधानी से उड़कर निकलीं। उनमें राजकीय अकादमी के विशेषज्ञ और राज परिवार के रक्षक थे, सभी शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ। साहस! शहर पर हमला कौन कर रहा है? जब ये लोग आकाश में उड़े और शहर द्वार के पास स्थिति जांचने जा रहे थे, दूर से सफेद प्रकाश की एक लकीर उड़ती आई। यह सफेद प्रकाश की लकीर साधारण थी, कोई मजबूत आत्मा या चमकदार रोशनी नहीं, सिर्फ साधारण प्रकाश की किरण जैसी, कोई सतर्कता नहीं जगाती। सभी विशेषज्ञों की नजरें सफेद प्रकाश पर थीं और पास आने पर ही देखा कि यह तलवार प्रकाश की किरण थी। अचानक एक ने चिल्लाया, लेकिन आवाज बीच में रुक गई। तुरंत बाद बाकी 10 से ज्यादा लोग भी खाली नजरों से देखते रहे। चेहरों पर भय और टूटे पंख वाली चिड़ियों जैसे सीधे नीचे गिरे। इनकी भौहें सीधे छेदी गईं और खून धीरे बहने लगा। राजधानी के 10 से ज्यादा विशेषज्ञ, शून्य आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली, जो तारा साम्राज्य में शीर्ष शक्तियां माने जाते थे, सभी एक पल में मर गए। उस पल सफेद तलवार प्रकाश गायब हो गया और अगले पल राजकीय अकादमी के महल में फिर प्रकट हुआ। काली जेड पर्वत। इस पल देव को बाहर क्या हो रहा है पता नहीं था, न ही कि उसकी लापरवाही भरी बात से राजधानी में भयानक विपदा आएगी। अचानक देव को कुछ याद आया और वह पास की झाड़ियों में गया, मोहित को उठाकर लाया। अंकल बाई, क्या तुम मेरे वरिष्ठ भाई मोहित को बचा सकते हो? वह मुझे बचाने में बचा था। इस पल मोहित की सांसें अत्यधिक कमजोर थीं। अगर पुनर्जीवन गोली की उपचार शक्ति न होती तो शायद पहले मर चुका होता। इतना कहते ही देव की भौहों से प्रकाश की किरण निकली, फिर पंख जैसे टुकड़ों में बदलकर मोहित को घेर लिया। धीरे धीरे मोहित के घाव भरने लगे, क्षतिग्रस्त अंदरूनी अंग ठीक होने लगे और पीले गालों पर लाली लौट आई। कुछ देर बाद यह सारी रोशनी मोहित के शरीर में समा गई। ठीक है, उसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए, वह ठीक है और कल जागेगा। वैसे उसकी शारीरिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई है, दिग्विजय ने कहा। यह सुनकर देव की आंखें चमक उठीं। अंकल भाई, क्या तुम मेरी शारीरिक शक्ति भी बढ़ा सकते हो? नहीं, यद्यपि मेरी आत्मा शक्ति बढ़ गई है, लेकिन अभी की कुछ हमलों से बहुत ऊर्जा खर्च हो चुकी है। अब मैं अधिकतम एक और हमला कर सकता हूं। एक बार? देव चौंका। हां, अगली आत्मा टुकड़ा मिलने से पहले तुम्हारी शारीरिक शक्ति बढ़ाने का सिर्फ एक मौका है, लेकिन अगर फिर खतरा आए तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तो भूल जाओ। देव ने सिर हिलाया और आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से इस मौके को शारीरिक सुधार पर नहीं खर्च करेगा। यह महत्वपूर्ण पलों में जान बचाने का उपाय था, निराशा में इस्तेमाल होने वाली अंतिम चाल। मोहित की सांसें सामान्य लौटने और जीवन शक्ति वापस आने पर देव ने खुशी की मुस्कान दिखाई, उसे पीठ पर उठाया और एक झपके में काली जेड पर्वत छोड़ दिया। दूसरे, देव सुबह जल्दी नीचे उतरा। पिछली रात देव मोहित को उनके ठहरने वाले सराय में वापस ले आया था। देव ने कुछ भोजन मंगवाया और नाश्ता करने लगा। मोहित अभी भी ऊपर लेटा था, जागा नहीं था। देव ने दलिया का एक घूंट लिया ही था कि आसपास के भोजन करने वालों की फुसफुसाहट सुनाई दी। सुना? पिछली रात राजधानी में 10 से ज्यादा शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ मर गए। कहा जाता है कि तलवार प्रकाश की एक पतली धारा से मारे गए। व्यक्ति की छाया भी नहीं देखी। यह मामला पूरी राजधानी हिला रहा है। राजा ने स्वर्ण ड्रैगन रक्षक भेजकर जांच का आदेश दिया, प्रतिज्ञा की कि असली अपराधी ढूंढकर न्याय दिलाएगा। वाह, साम्राज्य में भी शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ शीर्ष गुरु हैं। विरोधी की छाया देखे बिना मारे गए। वह तलवार प्रकाश की पतली धारा भयानक थी। सिर्फ इतना नहीं, सुना, राजकीय अकादमी के अध्यक्ष और साम्राज्य सलाहकार विश्वकर्मा भी पिछली रात मरे। क्या साम्राज्य सलाहकार मर गए? साम्राज्य सलाहकार शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, साम्राज्य में ताकत में शीर्ष 5 में। यह कैसे हुआ? वह भी उस तलवार प्रकाश की किरण से मारे गए। राजकीय अकादमी के कई बुजुर्ग और दीवान ने विश्वकर्मा को बचाने के लिए बलिदान दिया, लेकिन बचा नहीं सके और उनकी आत्मा भी नष्ट हो गई। देव ने दलिया लगभग थूक दिया।
गर्मी से सांस रोक ली। यह क्या बकवास? विश्वकर्मा मर गए? क्या पिछली रात सिर्फ विश्वकर्मा का क्लोन था? अचानक देव को पिछली रात दिग्विजय की बात याद आई। क्या वह तलवार, प्रकाश की चमक? अरे नहीं, देव जितना सोचता उतना अजीब लगता। क्या पिछली रात की लापरवाही भरी बात से राजधानी में 10 से ज्यादा शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ मर गए और राजकीय अकादमी के अध्यक्ष, जो साम्राज्य की 4 महान अकादमियों में से एक और तारा साम्राज्य के राष्ट्रीय सलाहकार थे, सच में महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मर गए? देव को अचानक लगा जैसे सपना देख रहा हो। इतना अवास्तविक, यह पूरी तरह बकवास था। अंकल भाई, क्या तुमने उन लोगों को मारा? देव ने मन में पूछा। दिग्विजय ने जवाब दिया, हां, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और उन्हें मार डाला। यह सुनकर देव के होंठ फड़के। मेरी राय मानकर का मतलब क्या? जैसे मैंने उन्हें मारने को कहा हो। लेकिन जितना सोचता उतना लगता कि इन लोगों की मौत से उसका भी संबंध था। उस बूढ़े को मरना ही था। वह पहले ही तुम पर नजर गड़ा चुका है और तुम्हारे रहस्य चाहता है। अगर न मारता तो वह जरूर वापस मुसीबत डालता, दिग्विजय ने शांत स्वर में कहा। बाकी सिर्फ संयोग से। वे मेरी तलवार की धार से टकरा गए। उन्हें दुर्भाग्य मानो, दिग्विजय ने लापरवाही से कहा। संयोग से? देव की आंख फड़की। क्या सुविधाजनक संयोग से? 10 से ज्यादा शून्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ ऐसे ही चले गए जैसे टोफू काटना। लेकिन देव अच्छी तरह जानता था कि शून्य आत्मा क्षेत्र पूरे तारा साम्राज्य में शीर्ष माना जाता था और कुछ छिपे बूढ़े राक्षसों को छोड़कर 100 से ज्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा शून्य आत्मा क्षेत्र के अधिकांश साधक निचले 3 स्तरों में हैं, यानी शून्य आत्मा क्षेत्र के पहले से तीसरे स्तर के बीच। मध्य 3 स्तर अत्यधिक दुर्लभ हैं और ऊपरी 3 स्तर लगभग आसान। विश्वकर्मा शून्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के गुरु थे। तारा साम्राज्य में ताकत में शीर्ष 5 में। पिछली रात देव ने शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति देखी थी। ऐसे विशेषज्ञ के सामने उसके पास विरोध की कोई शक्ति नहीं थी, सिर्फ गहन कमजोरी और निराशा। लेकिन दिग्विजय के लिए शून्य आत्मा क्षेत्र साधकों को मारना तरबूज और सब्जियां काटने जैसा आसान था। जैसा अपेक्षित, देव मजबूतों की दुनिया नहीं समझता था। लेकिन इस पल देव अभी भी बहुत उत्साहित और खुश था। आखिर उसके अंदर इतना शक्तिशाली व्यक्ति था जो आश्वासन था। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अंकल बाई के सामने बादल थे। जैसे देव क्या सोच रहा है जानते हुए दिग्विजय ने याद दिलाया, देव, यद्यपि मैं थोड़ी देर मदद कर सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं। इसके अलावा अब सिर्फ एक बार मदद कर सकता हूं। भविष्य में मजबूत दुश्मन आए तो ज्यादातर खुद पर निर्भर करना पड़ेगा। सिर्फ खुद मजबूत होकर सही रास्ता ढूंढ सकते हो। जो साधक हमेशा दूसरों पर निर्भर सोचता है, वह कभी बड़े काम नहीं कर सकता। यह सुनकर देव एक पल चुप रहा, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया अंकल बाई, मैं इसकी वजह से साधना में डील नहीं दूंगा। सिर्फ खुद के हाथ में सच्ची शक्ति ही असली शक्ति है। समझना अच्छा है। वैसे अब मेरे पास अतिरिक्त आत्मा टुकड़ा है। मुझे कुछ पुरानी यादें वापस मिली हैं। उसमें एक बहुत अच्छी साधना तकनीक है और चूंकि तुम अभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंचे हो, मैं इसे तुम्हें सिखाने वाला हूं। साधना तकनीक? यह सुनकर देव की आंखें खुशी से चमक उठीं। दिग्विजय का शिष्य बनने के बाद दिग्विजय ने सिर्फ एक साधना तकनीक सिखाई थी, आत्मा निगलने की तकनीक। आत्मा निगलने की तकनीक ने देव को अनंत लाभ दिए थे। देव की शीर्ष आत्मिक नस के साथ भी इतनी जल्दी साधना का कारण ज्यादातर आत्मा निगलने की तकनीक थी। अब दिग्विजय दूसरी साधना तकनीक देने वाला है। सिर्फ सोचकर पता चलता है कि यह आत्मा निगलने की तकनीक से कम नहीं होगी। देव बहुत उत्सुक है। राजधानी, एक शानदार सुनहरी महल के अंदर सिंहासन पर ड्रैगन वस्त्र पहने मध्यम आयु का आदमी बैठा था। उसका चेहरा गरिमामय था। भौहों से राजसी आत्मा झलकती। वह तारा साम्राज्य का शासक देवी सिंह था। सीढ़ियों के नीचे सिविल और सैन्य अधिकारियों का समूह खड़ा था। सज्जनों, पिछली रात की घटना पर आपके विचार क्या हैं? देवी सिंह ने शांत स्वर में पूछा। सतह पर शांत लग रहा, लेकिन अंदर तूफानी समुद्र जैसे उथल पुथल। पिछली रात वह महल में कई रखैलों के साथ खेल रहा था, जब अचानक पूरे महल में कंपकंपी हुई।
उसने लोगों को जांच के लिए भेजा और ठीक तब आकाश में जोर की धड़ाम हुई। जब उठकर महल बाहर दौड़ा तो दूर शहर द्वार के टुकड़े देखे। वह 100 साल पहले का था। पिछले राजा ने कई उच्च स्तर के हथियार शोधक नियुक्त किए और शीर्ष काले लोहे से शहर द्वार बनवाया। 100 साल की हवा, बारिश सहा और विदेशी जनजातियों के अनगिनत आक्रमण सहे बिना कभी ढहा नहीं। इसे अटूट और अभेद्य कहा जा सकता था। लेकिन अब शहर द्वार एक पल में ढह गया। उस पल उसे ठंडा पसीना छूटा, घबरा गया, सोचा विदेशी जाति ने आक्रमण किया। फिर उसने एक दृश्य देखा जो कभी नहीं भूलेगा। राजधानी के 10 से ज्यादा विशेषज्ञ शहर द्वार की स्थिति जांचने उड़े। ठीक तब बाहर से तलवार प्रकाश की पतली धारा उड़ी आई। तलवार प्रकाश इतनी सूक्ष्म थी कि सावधानी से देखे बिना दिखती नहीं, लेकिन यही लगभग अदृश्य तलवार प्रकाश की पतली धारा ने 10 से ज्यादा शून्य आत्मा क्षेत्र साधकों को एक पल में गिरा दिया। एक पल में शक्तिशाली आत्मा वाली शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ लाशें बनकर आकाश से गिरे। भय, यह पूर्ण भयानक था। यह दृश्य देखकर देवी सिंह के पैर कमजोर हो गए, लगभग घुटने टेक दिए। यह उसकी समझ से परे था और दुनिया उलट दी। आत्मा क्षेत्र रैंकिंग के सुपर प्रतिभाएं भी शायद इतने शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को एक पल में नहीं मार सकती। सौभाग्य से तलवार प्रकाश उस पर निशाना नहीं था। तुरंत जगह चीर कर गायब हो गया। फिर देवी सिंह का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। भय महसूस करने के अलावा दिल खून रो रहा था। 10 से ज्यादा शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ, जिनमें से कई राज परिवार द्वारा पाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और राजधानी की रीढ़ हो सकते थे, एक पल में मिटा दिए गए। वह कैसे दुखी न हो। लेकिन फिर और भयानक खबर सुनी। शरीर और आत्मा दोनों मिट चुके साम्राज्य शिक्षक विश्वकर्मा की मौत। यह खबर सुनकर देवी सिंह बेहोश हो गया। राजकीय अकादमी राज परिवार की महत्वपूर्ण शक्ति थी। राज दरबार की 2 स्तंभों में से एक, स्वर्ण ड्रैगन रक्षक के साथ। अकादमी अध्यक्ष की मौत उस बांह की 5 उंगलियां खोने जैसी। राजधानी के अन्य विशेषज्ञों के पतन के साथ देवी सिंह पर 2 बिजलियां गिरीं। इसीलिए देवी सिंह का ऐसा प्रतिक्रिया करना पूरी तरह सामान्य था। सुबह दरबार तक देवी सिंह को जगाया नहीं गया और वह स्वर्ण ड्रैगन हॉल में घसीटता चला गया। शांत दिखने के बावजूद अंदर घबरा रहा था। पिछली रात का भयानक दृश्य अभी भी सता रहा था और डर था कि तलवार प्रकाश वापस आए। कवच पहने एक आदमी, कमांडिंग उपस्थिति वाला, आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर सलाम किया और बोला, महाराज, मेरी अल्प राय में वह तलवार प्रकाश की पतली धारा सबसे संभावित अतुलनीय विशेषज्ञ का काम थी, वरना एक वार में दर्जनों शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को मारना असंभव। तो यह अतुलनीय विशेषज्ञ मेरे तारा साम्राज्य को क्यों निशाना बना रहा है? देवी सिंह ने भौहें चढ़ाकर पूछा। महाराज, मुझे लगता है पड़ोसी देश ने अतुलनीय विशेषज्ञ नियुक्त किया हो ताकि हमारी शक्ति कमजोर हो। यह सुनकर देवी सिंह की भौहें और छड़ीं। शायद ऐसा हो महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक गरिमामय मध्यम आयु का आदमी आगे बढ़ा। वह सिविल अधिकारी था। सबसे पहले, एक तलवार वार में हमारे देश के दर्जनों शीर्ष गुरुओं को मारने वाले अतुलनीय विशेषज्ञ को इतनी आसानी से कैसे रिश्वत दी जा सकती है? दूसरा, अगर यह हमारे तारा साम्राज्य पर निशाना था तो इस अतुलनीय विशेषज्ञ की ताकत से आसानी से पूरे तारा साम्राज्य को नष्ट कर सकता था। सिर्फ 10 से ज्यादा विशेषज्ञों को मारने की जरूरत नहीं थी। हमें निशाना बनाने के बजाय यह ज्यादा चेतावनी जैसा लगता है। चेतावनी? यह सुनकर देवी सिंह ने ठोड़ी सहलाई, गहन सोच में। क्या मेरे तारा साम्राज्य ने इस अतुलनीय विशेषज्ञ को किसी तरह अपमानित किया हो? लेकिन मेरी याद में ऐसा कुछ नहीं। आपके विचार क्या हैं, सब? इस पल एक और सिविल अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरी राय में यह मामला बहुत संभावित स्थानीय कानून प्रवर्तकों से संबंधित है। पृथ्वी प्रवर्तक? यह सुनकर न सिर्फ देवी सिंह बल्कि अन्य सिविल और सैन्य अधिकारियों ने भी हैरानी दिखाई और संदेह की नजरें। सिविल अधिकारी ने जारी रखा, कहा जाता है कि इस आत्मा क्षेत्र में एक कानून प्रवर्तन टीम घूमती है जो अच्छे को दंडित करती और बुरे को सजा देती।
आत्मा क्षेत्र के संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हाल केहर्स में हमारे देश ने बड़े पैमाने पर निर्माण और कर बढ़ाए, जिससे लोगों को बहुत कष्ट हुआ। कई लोग पहले ही चिंता जता चुके हैं। तारा साम्राज्य का भाग्य धीरे धीरे खो रहा है। जरूर यहां के कानून प्रवर्तन टीम ने हमारे देश के भाग्य के पतन को देखा होगा, इसलिए यह चेतावनी दी है। बकवास! मैंने कभी प्रवर्तन टीम के बारे में नहीं सुना, एक जनरल ने ठठाकर हंसा। जनरल जोरावर हमेशा सैन्य मामलों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ऐसी चीजें नहीं सुनी। वरना आपके विचार क्या हैं, जनरल? प्रश्न से जनरल जोरावर एक पल के लिए बोलहरे, लापरवाही से बोले, मैं ऐसी आध्यात्मिक बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। भाग्य और किस्मत सब कल्पना है। मंत्री सत्यनारायण, क्या आपने यह स्थानीय कानून प्रवर्तन टीम देखी है? देवी सिंह ने पूछा। सत्यनारायण ने जवाब दिया, महाराज, मैंने नहीं देखी, लेकिन महाराज सावधानी से सोचें कि वह तलवार प्रकाश की पतली धारा 10 से ज्यादा विशेषज्ञों को मारने के बाद सीधे राजकीय अकादमी क्यों गई? साम्राज्य शिक्षक विश्वकर्मा को मारने पर तुली। यह सुनकर देवी सिंह का चेहरा थोड़ा बदला और फिर जैसे कुछ समझ आया, सोचा, क्या? हां, बड़े पैमाने पर निर्माण और व्यापक भर्ती का विचार सबसे पहले महान शिक्षक ने प्रस्तावित किया था और कई काम उन्होंने ही संभाले। वह तलवार प्रकाश की किरण सीधे उन पर निशाना थी और इरादा बहुत स्पष्ट, हमारे देश को बड़े पैमाने पर निर्माण न करने और भाग्य बर्बाद न करने की चेतावनी। यह समझ में आता है। देवी सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हिचकिचाया, लेकिन वे महल पहले ही आधे बने हैं। अचानक निर्माण रोकना अफसोस होगा। महाराज, यह सिर्फ पहली चेतावनी है। कौन गारंटी दे सकता कि वह अतुलनीय विशेषज्ञ फिर हमला नहीं करेगा? उस समय हमारे तारा साम्राज्य सिर्फ 10 से ज्यादा विशेषज्ञ नहीं खोएगा, बल्कि शायद। सत्यनारायण ने यहां रुका, वरना बड़ा अपमान होता। देवी सिंह का चेहरा बदला। हां, अगर वह अतुलनीय विशेषज्ञ फिर हमला करे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मानना बेहतर। अगर गलत हुआ तो देश का शासक होने के बावजूद वह खतरे में हो सकता था। यह सोचकर देवी सिंह ने अंत में निर्णय लिया, आदेश जारी करो कि सभी निर्माण और भवन परियोजनाएं रोक दो, कर आधे कर दो, और कोई विपदा हो तो अनाज भंडार खोलकर बांटो। अगर पर्याप्त न हो तो राष्ट्रीय खजाने से लो। महाराज बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। यह कदम हमारे तारा साम्राज्य के लोगों के लिए सच्चा आशीर्वाद है। लोगों की ओर से मैं सत्यनारायण फू घुटने टेककर महाराज को धन्यवाद देता हूं। मंत्री सत्यनारायण ने घुटने टेककर धन्यवाद दिया, लेकिन जब वह घुटने टेका, उसके चेहरे पर खुशी और राहत की झलक चमकी। वास्तव में प्रवर्तकों की पूरी कहानी उसने घड़ी थी। उसके शब्द सिर्फ देवी सिंह के लिए लोगों का बोझ कम करने की कोशिश थी। सौभाग्य से देवी सिंह ने उसकी वाक्पटुता से विश्वास कर लिया। वास्तव में देवी सिंह ने यह निर्णय अपनी जान की चिंता से लिया था, वरना लोगों की आजीविका या राष्ट्र का भाग्य उसके लिए क्या मतलब। मोहित दोपहर में अंत में जागा। मोहित को जागते देख देव मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ भाई मोहित, तुम अंत में जाग गए। मोहित ने थोड़ी भौं चढ़ाई, चारों ओर देखा, फिर देव को, क्या हम सराय में हैं? हां, कल मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर लाया। सौभाग्य से तुम्हारी चोट गंभीर नहीं थी। गंभीर नहीं? मोहित चौंका, फिर अपने शरीर की जांच की और हैरानी से पाया कि सभी घाव ठीक हो गए। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, जो काफी अजीब था। मोहित ने माथा रगड़ा, कल खंडहर में हुई घटना याद करते हुए बोला, कनिष्ठ भाई देव, कल देवेंद्र लोगों को लेकर हमें खदेड़ रहा था। मैं उस समय बेहोश था। तुम मुझे वहां से कैसे निकाल पाए? इन मामलों के लिए देव ने पहले ही स्पष्टीकरण तैयार कर रखा था। ऐसा है वरिष्ठ भाई मोहित, देवेंद्र और बाकी हमें खदेड़ रहे थे। अचानक खंडहर में एक बूढ़े वरिष्ठ प्रकट हुए। यह वरिष्ठ अत्यधिक शक्तिशाली हैं। देवेंद्र और उत्कर्ष को एक झटके में मिटा दिया। अंत में इस वरिष्ठ ने मुझे पहली पृथ्वी श्रेणी की पुस्तिका भी दी, देव ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर मोहित का चेहरा भावहीन रहा। देव पर ऊपर से नजर डाली और पूछा, उस वरिष्ठ ने तुम्हारी मदद क्यों की और बाकियों को क्यों मारा और पहली पृथ्वी श्रेणी की पुस्तिका क्यों दी? मुझे भी नहीं पता, बस
उस बूढ़े वरिष्ठ का मेरे साथ कुछ संबंध लगता है। वैसे भी मैं विशेष हूं, इसलिए उन्होंने मुझे निचली स्तर की साधना तकनीक दी। देव ने कहानी गढ़ते हुए मोहित के भाव का सावधानी से निरीक्षण किया। पूरे समय मोहित भावहीन रहा। देव अनुमान नहीं लगा सका कि वह विश्वास करता है या नहीं। सौभाग्य से एक पल चुप्पी के बाद मोहित ने और कुछ नहीं कहा। लगता है वह जानता था कि देव के पास कुछ अनकही रहस्य हैं, या शायद वाकई देव की बात पर विश्वास कर लिया। चाहे जो हो, मैं अभी भी उस वरिष्ठ को धन्यवाद देना चाहता हूं, मोहित ने शांत स्वर में कहा। उस वरिष्ठ की मदद पाना तुम्हारा अच्छा भाग्य है। सौभाग्य से हम दोनों अभी जीवित हैं। देव ने सिर हिलाया और बोला, वरिष्ठ भाई मोहित, तुम मेरे साथ यह पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक क्यों नहीं साधते? यह सुनकर मोहित एक पल हिचकिचाया, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। भूल जाओ, चूंकि वह वरिष्ठ ने तुम्हें दी है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। यह तुम्हारा अवसर है, मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। देव चौंका। वह अच्छी तरह जानता था कि पहली श्रेणी साधना तकनीक कितनी लुभावनी है। देवेंद्र, उत्कर्ष और यहां तक विश्वकर्मा जैसे दर्जे के लोग भी इसे पाने को बेताब थे, लेकिन मोहित पर कोई असर नहीं। वास्तव में देव पृथ्वी श्रेणी पुस्तिका गुप्त रख सकता था, लेकिन चूंकि मोहित ने उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डाली, देव उसे बताने और पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक साझा करने को तैयार था। आश्चर्य की बात, मोहित ने स्वीकार नहीं किया। वास्तव में मोहित भी पृथ्वी श्रेणी तकनीकें साधना चाहता था। आखिर पूरे तारा साम्राज्य में पृथ्वी श्रेणी तकनीकें 20 से ज्यादा नहीं, अत्यधिक दुर्लभ। पृथ्वी स्तर तकनीकें साधकर ताकत में बहुत प्रगति कर सकता था, लेकिन मोहित नहीं चाहता था कि देव सोचे कि वह बदले में कुछ चाहकर मदद कर रहा था। शायद देव ऐसा न सोचे, लेकिन वह सोचेगा। सराय के अंदर देव और मोहित सीधे अकादमी नहीं लौटे, बल्कि पहले यहां आराम करने की योजना बनाई। खासकर देव को खंडहर से लौटते समय गंभीर अंदरूनी चोटें लगी थीं और निश्चित रूप से आराम और उपचार की जरूरत थी। कमरे में देव ने आत्मा निगलने की तकनीक घुमाई और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा तेजी से नसों में प्रवेश किया, ची पैलेस में बहा, फिर शरीर में घूमा, अंदरूनी अंगों और मांस को पोषण दिया। आधा घंटा बाद देव ने आंखें खोलीं। उसके घाव कुछ ठीक हो गए थे। उसने पृथ्वी श्रेणी पुस्तिका निकाली, देखने का इरादा कि क्या साध सकता है। अगर हां, तो ताकत बहुत बढ़ेगी। लेकिन चूंकि पृथ्वी श्रेणी तकनीक है, साधना की कठिनाई निश्चित रूप से बहुत ऊंची होगी। देव ने उत्सुकता से पुस्तिका खोली, लेकिन कुछ नजरें डालते ही अचानक भौहें चढ़ाईं। यह वाकई एक संरचना है जिसे साधने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, देव निश्चित रूप से अकेले यह तकनीक नहीं साध सकता। दूसरे तरीके से कहें, यद्यपि यह तकनीक निचली स्तर की है, देव इसे साध नहीं सकता और सिर्फ सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। शापित, यह बहुत ज्यादा है, देव ने कुंठा में कहा। उसने बहुत मेहनत की और जान जोखिम में डालकर यह पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक प्राप्त की, लेकिन साध नहीं सकता। यह देव के लिए स्वीकार करना कठिन था और गाली देने की इच्छा हुई। हाँ, देव की आंखें अचानक चमक उठीं। यद्यपि मैं यह तकनीक नहीं साध सकता, लेकिन दूसरे साध सकते हैं। मैं यह तकनीक बेच सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत धन कमा सकता हूं। कुछ बड़े परिवारों में कई शिष्य हैं, वे पूरी तरह यह स्थानीय स्तर साधना तकनीक साध सकते हैं। देव मानता है कि जैसे ही यह स्थानीय स्तर पुस्तिका बाजार में आएगी, कई शक्तियों से प्रतियोगिता की होड़ लग जाएगी। पहली स्तर साधना तकनीक पूरे तारा साम्राज्य में अत्यधिक दुर्लभ है, इसलिए उसका मूल्य बहुत होगा। लेकिन अब समस्या है, देव इस स्थानीय ग्रेड साधना तकनीक को किस माध्यम से बेचेगा? प्रतिष्ठित, आधिकारिक और प्रभावशाली जगह या संगठन ढूंढना चाहिए। दिव्य रक्त मंडप। देव को यह जगह याद आई। बिना संदेह के तारा साम्राज्य की 3 महान शक्तियों में से एक के रूप में दिव्य रक्त मंडप धन, शक्ति या अन्य पहलुओं में किसी परिवार या संगठन से कम नहीं मिलता, और उसकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से निर्विवाद है। इसके अलावा यद्यपि दिव्य रक्त मंडप मुख्य रूप से गोलियां बेचता है, हाल के वर्षों में साधना तकनीकें, आत्मिक उपकरण और नीलामी सहित विभिन्न लेन देन में शामिल हो गया है। नीलामी विशेष रूप से मंडप के प्रभाव और प्रतिष्ठा से
पूरे तारा साम्राज्य में सबसे मान्यता प्राप्त नीलामी स्थल बन गई है। उच्च स्तर साधना तकनीकें और आत्मिक उपकरणों की कई बड़ी नीलामियां पूरी तरह दिव्य रक्त मंडप द्वारा संभाली जाती हैं, जिसने उद्योग से सर्वसम्मत प्रशंसा जीती है। बिना संदेह के यह पृथ्वी श्रेणी पुस्तिका दिव्य रक्त मंडप को नीलामी के लिए सौंपना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन चूंकि पहली श्रेणी पुस्तिका है, देव लापरवाही से काम नहीं ले सकता। पहले स्थिति पता करनी होगी, फिर निर्णय। तो आने वाले समय में साधना और उपचार के अलावा देव बाहर जाकर दिव्य रक्त मंडप की नीलामी स्थिति जैसी चीजें पता करता। 2 दिन बाद देव और मोहित सराय छोड़कर गए। बाद में दोनों तलवार पूछताछ अकादमी लौटे। जैसे देव अकादमी लौटा, अध्यक्ष गौतम को खबर मिली। देव की वापसी की खबर सुनकर गौतम हैरान। उसने स्पष्ट रूप से देवेंद्र और द्रविड़ परिवार के शीर्ष स्तर विशेषज्ञ को देव से निपटने भेजा था। सोचा था कि इस मिशन में देव की मौत तय है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जीवित लौटा। गौतम ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा। वास्तव में कई दिन पहले वह देवेंद्र से संचार पत्थर से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उस समय उसे पहले ही अस्पष्ट रूप से गलत लगा था। क्या देवेंद्र और उसका समूह? यह सोचकर गौतम का चेहरा अत्यधिक बदसूरत हो गया। वह विश्वास नहीं करता था, या विश्वास नहीं करना चाहता था, या करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक तब गौतम को परिवार से पत्र मिला। द्रविड़ परिवार के मुखिया सत्यजीत उसे देखना चाहते हैं। पत्र पाकर गौतम की बेचैनी बढ़ गई। परिवार मुखिया शायद ही व्यक्तिगत रूप से वापस बुलाने के लिए पत्र लिखते, जब तक बहुत महत्वपूर्ण बात न हो। भारी मन से गौतम परिवार लौटा। द्रविड़ परिवार तारा साम्राज्य के 8 महान परिवारों में से एक है। वास्तव में 8 महान परिवारों में छठे स्थान पर बहुत बड़ा परिवार, मजबूत आधार वाला, शानदार और प्रभावशाली हवेली, 100 फीट से ज्यादा क्षेत्र, आसानी से महल समझी जा सकती। हवेली बाहर तलवारों वाले 2 रक्षक खड़े। दोनों आदमी सीधे आगे देख रहे थे, चेहरे उदासीन, आत्माएं स्थिर। जैसे दोनों आदमी सीधे आगे देख रहे थे, चेहरे उदासीन, आत्माएं स्थिर, जैसे 2 तेज तलवारें जो कभी भी निकाली जा सकती हों। लोग आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं करते। दोनों आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। द्वारपाल ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के थे, जो द्रविड़ परिवार की ताकत दिखाता है। इस पल भूरे वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी जल्दी कदमों से आया। वह गौतम ही था। कमर का टोकन निकालकर गौतम हवेली में घुसा। मुख्य कक्ष में मुख्य स्थान पर तेज नजरों वाला, शांत चेहरा और भौहों के बीच प्रभावशाली आत्मा वाला मध्यम आयु का आदमी बैठा था। वह द्रविड़ परिवार के मुखिया सत्यजीत थे। दोनों तरफ द्रविड़ परिवार के उच्च पद वाले सदस्य बैठे, 3 बुजुर्ग और 7 दीवान। गौतम इन 7 दीवानों में बैठा था। इस परिवार सभा बुलाने का कारण, पिछले कुछ महीनों में परिवार में बहुत कुछ हुआ है, सत्यजीत ने गहरे स्वर में कहा। फिर गौतम की ओर देखा, आंखों में ठंडक की झलक। सत्यजीत की नजर महसूस करके गौतम कांप उठा और सिर झुकाकर चुप रहा। कुछ महीने पहले मेरा तीसरा बेटा श्रीजेश राक्षसी ची वन में मरा, सत्यजीत ने कहा। आंखें पहले ही लाल हो चुकीं, स्वर और गहरा हो गया। और कुछ दिन पहले मेरा दूसरा बेटा देवेंद्र की जीवन पटिया भी टूट गई। यह सुनकर कक्ष में हंगामा मच गया। सभी स्पष्ट रूप से हैरान थे। पास बैठे गौतम का चेहरा अत्यधिक गंभीर था। वास्तव में यहां आने के रास्ते में उसे पहले ही अनुमान था कि देवेंद्र को कुछ हुआ होगा, लेकिन अपने कानों से सुनकर भी सदमा लगा। सदमे में चिंता की भावना भी थी। गौतम तुरंत खड़ा हुआ, घुटने टेका, कई बार सिर झुकाया और दर्द भरे स्वर में बोला, क्षमा करें मुखिया, मेरी अक्षमता से 2 युवा स्वामियों की सुरक्षा नहीं कर सका। मैं मृत्यु का पात्र हूं, कृपया दंड दें मुखिया। सत्यजीत का चेहरा ठंडा था। वह गौतम को घूर रहा था। अचानक उसके शरीर से पर्वत जैसी शक्तिशाली आत्मा निकली और गौतम पर दबाव डाला। गौतम ने विरोध नहीं किया, शक्तिशाली आत्मा को खुद को कुचलने दिया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, जैसे ताई पर्वत दबा रहा हो और उसके नीचे की जमीन चटक गई। गौतम का चेहरा लाल पड़ गया, नसें उभर आईं, त्वचा पर दरारें आईं और हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दी। दिखाता है कि दबाव कितना था। गौतम
परिवार के प्रबंधक के रूप में तुम्हें परिवार की प्रतिभाओं की रक्षा करनी चाहिए थी। नतीजा यह कि पहले मेरा बेटा श्रीजेश और परिवार के अन्य सदस्य राक्षस वन में दयनीय मौत मरे और अब फेई भी बाहर मर गया। क्या तुम अपना अपराध जानते हो? सत्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा, स्वर में हत्या की झलक भी। गौतम ने दांत पीसे, लगभग टूट गए और मुश्किल से कुछ शब्द निकाले। मैं अपराधी हूं, मुखिया। देखते हुए कि प्रबंधक गौतम ने द्रविड़ परिवार के लिए कई वर्षों से मेहनत की है और महान योगदान न सही लेकिन कड़ी मेहनत की है, कृपया उसकी जान बख्शें। एक प्रबंधक जल्दी बोला, खड़ा होकर। हां, मुखिया। दीवान गौतम ने मेहनत से तलवार पूछताछ अकादमी के बाहरी दरबार का अध्यक्ष बनकर वर्षों में हमारे द्रविड़ परिवार को बहुत सूचना और संसाधन दिए। उसके पिछले योगदान देखते हुए कृपया छोड़ दें। एक और दीवान ने विनती की। इस पल बुजुर्ग विश्वनाथ अचानक खड़े हुए और बोले, मुखिया, यद्यपि इस मामले में दीवान गौतम गलत थे, लेकिन पूरी तरह दोषी नहीं। सिर्फ इसलिए कि देव बहुत राक्षसी है। ऐसा करें, उसे अपराध क्षमा के लिए योगदान करने दें। 2 युवा स्वामियों का बदला लेकर अपनी गलतियां सुधारें। आपके विचार क्या हैं? हां, मुखिया। प्रबंधक गौतम को अपराध क्षमा के लिए योगदान करने दें। अन्य बुजुर्ग और प्रबंधक सभी ने विनती की। इस पल निरंतर दबाव से गौतम का शरीर दरारों से ढका और 7 छिद्रों से खून बह रहा था। अगर जारी रहा तो वह कीमा बन जाता। ठीक तब पर्वत जैसा दबाव अचानक गायब हो गया। मुख्य स्थान पर सत्यजीत ने गौतम को ठंडी नजर दी और बोला, गौतम, चूंकि सभी तुम्हारे लिए विनती कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 3 महीने में देव को मारकर मेरे 2 बेटों का बदला लो, वरना तुम मेरे 2 बेटों के पास जाओ। मुखिया का बहुत धन्यवाद जान बख्शने के लिए। मैं निश्चित रूप से अपेक्षाएं पूरी करूंगा, गौतम ने कमजोर स्वर में कहा, जैसे मरी मछली। कई प्रबंधक जल्दी उसे उठाने आए। कई घंटे बाद गौतम अंत में ठीक हुआ। प्रबंधकों और बुजुर्गों को एक एक करके धन्यवाद दिया और चला गया। गौतम के जाने के थोड़ी देर बाद हवेली से एक आकृति निकली और चुपचाप उसके पीछे चली। कमरे में 2 आदमी आमने सामने बैठे। वे सत्यजीत और महाबुजुर्ग विश्वनाथ थे। मुखिया, चूंकि आपने प्रबंधक गौतम को देव मारने का आदेश दिया, तो किसी को उसके पीछे क्यों भेजा? विश्वनाथ ने पूछा। सत्यजीत ने शांत स्वर में कहा, यह निकम्मा कई बार देव को खत्म करने में असफल रहा। मुझे उस पर लंबे समय से विश्वास नहीं, इसलिए तीसरे बुजुर्ग को भेजा। अगर गौतम असफल रहा तो तीसरा बुजुर्ग काम करेगा और देव निश्चित रूप से मरेगा। तलवार पूछताछ अकादमी लौटकर देव और मोहित अलग हुए। देव दिव्य मंडप लौटा। जब देव मंडप से निकला तो पूरी तरह बदल चुका था। वह बड़े काले लबादे में लिपटा था, जो उसकी आकृति पूरी छिपाता था, और चेहरे पर काला मुखौटा, सिर्फ आंखें दिखतीं। शुए यांग भी शायद पहचान न पाए। इसका कारण यह था कि देव चिंतित था कि द्रविड़ परिवार तलवार पूछताछ अकादमी छोड़ने पर उसे नजर रखने और हमला करने के लिए लोग भेजेगा। द्रविड़ परिवार द्वारा कई बार निशाना बनाए जाने के बाद देव और सतर्क हो गया। आखिर वह अभी पूरे द्रविड़ परिवार से सीधे मुकाबला करने जितना मजबूत नहीं था, इसलिए मुसीबत कम करने की कोशिश कर सकता था। ऐसे वस्त्रों में वह सड़क पर अजीब व्यक्ति समझा जाएगा, लेकिन देव परवाह नहीं करता और जल्दी तलवार पूछताछ अकादमी छोड़ दिया। आधा घंटा बाद देव दिव्य रक्त मंडप पहुंचा। दिव्य रक्त मंडप की शाखाएं पूरे तारा साम्राज्य में हैं, लेकिन ये शाखाएं स्तर और आकार से अलग हैं। दिव्य रक्त मंडप का सबसे बड़ा मुख्यालय राजधानी में है। कौशांबी काउंटी में 2 महान शक्तियां हैं, तलवार पूछताछ अकादमी और द्रविड़ परिवार, जिन्हें साधना संसाधनों की बहुत जरूरत है। इसलिए यहां बनी दिव्य रक्त मंडप बहुत बड़ी है और पहली स्तर की शाखा है। देव का गृह नगर डार्क स्टार सिटी में भी दिव्य रक्त मंडप है, लेकिन तीसरे स्तर की शाखा है, काफी छोटी। पूरे तारा साम्राज्य में सिर्फ 3 पहली स्तर शाखाएं हैं। दिव्य रक्त मंडप में घुसते ही एक सुंदर महिला ने स्वागत किया। वह देव के वस्त्रों से हैरान नहीं हुई और मुस्कुराई। महोदय, क्या कोई मदद कर सकती हूं? देव ने खांसा, आवाज नीची की और थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक चीज नीलामी में मदद करो, बहुत मूल्यवान चीज। ठीक है,
कृपया चीज दिखाई। हमारे पास पेशेवर मूल्यांकक है जो मूल्य निर्धारित कर नीलामी व्यवस्था करेगा। देव ने सिर हिलाया और बोला, मेरी चीज बहुत मूल्यवान है। कृपया यहां के जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाओ। यह सुनकर महिला ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। क्षमा करें महोदय, हमारे प्रबंधक बहुत व्यस्त हैं और बाहर नहीं आ सकते। आप मुझे चीज दे सकते हैं। तुम जाकर प्रबंधक को बुलाओ, यह चीज बहुत मूल्यवान है, देव ने शांत स्वर में कहा। महिला ने थोड़ी भौं चढ़ाई और देव को ऊपर से नीचे देखा। वह अविश्वासी थी। उसकी राय में सिर्फ उच्चतम आत्मिक ग्रेड की खजाना ही प्रबंधक का ध्यान आकर्षित कर सकती। ऐसी खजाना साल में एक बार भी दुर्लभ दिखती। स्पष्ट था कि वह सामने वाले व्यक्ति के पास ऐसी खजाना पर विश्वास नहीं करती। लेकिन देव की जिद देखकर महिला एक पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है महोदय, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं कोशिश करूंगी प्रबंधक को ढूंढने की, लेकिन शायद उनके पास समय न हो आपसे मिलने का। परेशानी के लिए धन्यवाद। महिला ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुड़ी और चली गई। देव कक्ष में प्रतीक्षा करता रहा। जल्दी महिला लौटी। उसके पीछे भूरे लबादे में एक बूढ़ा। दोनों पास आए और महिला ने देव की ओर देखा। आप भाग्यशाली हैं, प्रबंधक को आज समय मिला है। फिर महिला ने भूरे लबादे वाले बूढ़े की ओर देखा और बोली, प्रबंधक, ये महोदय हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। भूरे लबादे वाले बूढ़े ने थोड़ा सिर हिलाया, देव को सरसरी नजर दी, फिर आंखें संकुचित हुईं, क्योंकि उसे सामने वाले की आत्मा महसूस नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में सिर्फ दो संभावनाएं, एक कि इस व्यक्ति की साधना औसत है और उसने जानबूझकर सभी ऊर्जा सील कर रहस्य बनाया है। दूसरी कि यह अत्यधिक कुशल गुरु है जिसने सांस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया है। लेकिन भूरे लबादे वाले बुजुर्ग को पहली संभावना ज्यादा लगी। उसने कभी नहीं सुना कि कोई शीर्ष विशेषज्ञ अपनी आत्मा पूरी छिपा सके, यहां तक शून्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी। दूसरी तरफ देव का भाव भी थोड़ा कड़ा पड़ गया, क्योंकि उसे बूढ़े की आत्मा अत्यधिक शक्तिशाली लगी, जैसे विशाल समुद्र अगाध बहुत दबाव देती। इस व्यक्ति की साधना शायद शून्य आत्मा क्षेत्र के करीब थी। दिव्य रक्त मंडप जैसा अपेक्षित तीन महान शक्तियों में से एक शाखा प्रबंधक की साधना पहले ही इतनी गहन। देव मन में आश्चर्य किया। सुना कि तुम्हारे पास बहुत मूल्यवान चीज है जिसे तुम इस बूढ़े को देखने पर जोर दे रहे हो। क्या है वह? भूरे लबादे वाले बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। स्पष्ट महसूस कर रहा कि देव छोटी बात को बड़ा बना रहा है। देव ने भूरे लबादे वाले बुजुर्ग की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, यहां बहुत लोग हैं, शांत जगह में चलकर बात करें। भूरे लबादे वाले बूढ़े ने थोड़ी भौं चढ़ाई, लेकिन चूंकि पहले ही आ चुका था, उत्सुक था कि सामने वाला वाकई कोई दुर्लभ खजाना रखता है या नहीं। ठीक है, मेरे साथ आए। भूरे लबादे वाले बूढ़े के नेतृत्व में 3 स्वागत कक्ष पहुंचे। स्वागत कक्ष शांत था, सिर्फ देव और कुछ अन्य मौजूद। महोदय, अब अपनी खजाना दिखा सकते हैं? भूरे लबादे वाले बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। स्वाभाविक। देव ने हाथ की अंगूठी छुई और अगले पल हाथ में एक पुस्तिका प्रकट हुई। पुस्तिका प्रकट होते ही भूरे लबादे वाले बूढ़े की नजर तेज हो गई। वर्षों के अनुभव से उसने तुरंत महसूस किया कि पुस्तिका असाधारण है और साधारण पुस्तिका नहीं। यह निचली स्तर पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक है। पता नहीं कितने में बिक सकती है? देव ने शांत स्वर में पूछा। शब्द निकलते ही हवा जम गई। न सिर्फ महिला, बल्कि भूरे लबादे वाला बूढ़ा भी स्तब्ध। लंबी देर बाद फिर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? देव ने अभी कही बात दोहराई। यह पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक, पहली पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक। देव के वाक्य पूरा होने से पहले भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाया, देव के हाथ की पुस्तिका की ओर इशारा करते हुए, यह पहली पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक है। देव ने सिर हिलाया। हां, क्या मैं जांच सकता हूं? भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने जल्दी पूछा। वह खुद को शांत किया। यद्यपि निचली स्तर साधना तकनीक है, सच्चाई शायद ऐसी न हो। उसे खुद जांचना था। देव ने पुस्तिका बूढ़े को दी। भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने पुस्तिका ली और धीरे खोली। सिर्फ कुछ नजरें डालते ही उसका भाव जम गया और सांस ली। आवाज थोड़ी कांपती। यह वाकई पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक है।
भूरे लबादे वाला बुजुर्ग आखिर बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। पुस्तिका की उत्कृष्ट और गहन सामग्री से एक नजर में बता दिया कि यह निचली स्तर पृथ्वी साधना तकनीक है। सदमा, पूर्ण सदमा। ध्यान दें कि पूरे दिव्य रक्त मंडप, यहां तक मुख्यालय ने भी स्थापना के सैकड़ों वर्षों में पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीकें दुर्लभ नीलाम की हैं। पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीकें पूरे तारा साम्राज्य में अत्यधिक दुर्लभ हैं और सामान्यतः बड़े परिवारों और शक्तियों द्वारा संग्रहित, बहुत कम लोग नीलामी के लिए रखते हैं। बाजार में पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीकें व्यावहारिक रूप से अमूल्य हैं। अप्रत्याशित रूप से आज उसे पहली श्रेणी साधना तकनीक देखने को मिली। पूरे दिव्य रक्त मंडप ने पहली श्रेणी साधना तकनीकें सिर्फ कुछ बार नीलाम की हैं। वह कैसे सदमे और उत्साह में न हो। महोदय, क्या आप निश्चित हैं कि आप इस नीलामी को रखना चाहते हैं? भूरे वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। देव ने सिर हिलाया। हां, मैं इसे बेचने जा रहा हूं। यदि इस यात्रा में मैं पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं लाना भूल न गया होता तो मैं इस पटल को बेचने को तैयार न होता। मैंने इसे घर से ही लिया था। मुझे आश्चर्य है कि यह कितने का है। यह सुनकर भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग की आंख फड़की। घर से ही निकाला गया एक कौशल, निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी की साधना विधि। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का पृष्ठभूमि असाधारण है। निश्चित रूप से एक महान परिवार से वे घर से ही निम्न स्तर की साधना विधि निकालकर नीलामी के लिए रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस परिवार की शक्ति शायद आत्मा गोली मंडप से भी अधिक भयानक है और वे तारा साम्राज्य के बाहर की एक महान शक्ति होने चाहिए। यह सोचकर भूरे वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने देव को फिर से देखा। देव से कोई ऊर्जा महसूस न होने पर वह अपनी धारणा से और अधिक निश्चित हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसने यहां एक अतुलनीय महारथी का सामना किया। भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे, लेकिन गुप्त रूप से प्रसन्न भी। यदि वह ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को जीत सकता तो यह आत्मा गोली मंडप के लिए एक महान बात होगी। शायद इसके कारण वह बैंगनी वस्त्र वाले बुजुर्ग बन जाए। जितना अधिक वह सोचता उतना ही उत्साहित भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग हो जाता। उसने शीघ्र ही सम्मानपूर्वक झुककर मुस्कुराते हुए कहा, महोदय, मैं कर्मजीत हूं, आत्मा गोली मंडप का एक बुजुर्ग। क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूं? यह सुनकर देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बूढ़े की साधना इतनी गहन थी। वह आत्मा गोली मंडप का बुजुर्ग था। उह! देव ने खांसा, अपने हाथ पीठ पीछे रखकर गंभीर ढंग से और शांत आवाज में कहा, मुझे सिर्फ देवांश लिन कहें। मुझे आश्चर्य है कि यह पृथ्वी श्रेणी की साधना विधि कितने की बिक सकती है। देवांश महोदय, पृथ्वी श्रेणी की साधना विधियां पूरे तारा साम्राज्य में अत्यंत दुर्लभ हैं और व्यावहारिक रूप से अमूल्य। हम अभी आपकी पृथ्वी श्रेणी की साधना विधि की कीमत का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यह कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से अधिक है। 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं! देव लगभग जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन सौभाग्य से समय पर रुक गया, अपने हृदय में आघात को दबाते हुए। क्या आप निश्चित हैं? कर्मजीत थोड़ा स्तब्ध रह गया, सोचकर कि देव को यह कम लगा और डर था कि वह अपना मन बदल लेगा, इसीलिए शीघ्र ही स्पष्ट किया, देवांश महोदय, यह सिर्फ प्रारंभिक अनुमान है। वास्तविक कीमत शायद इससे कहीं अधिक होगी। आप निश्चिंत रहें। इस क्षण देव अत्यंत प्रसन्न था। ऐसा लगा जैसे वह स्तर बढ़ाने वाला था। यह करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हैं जो 10,000 आत्मा पत्थरों के बराबर हैं।